वैकल्पिक मापों का विकास। देखो शब्दों को समझने का कोशिश करो। वर्ल्ड बैंक ने देशों की तुलना की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, जो कि सही, कुछ अर्थशास्त्रियों ने बोला ये तो सही नहीं है। इससे तो पता नहीं चल सकता है कि सभी देश क्या है, विकसित है या नहीं। तो यूनाइटेड नेशन का एक भाग है, अंग है, यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना, UNRISD बोलते हैं इसको, UNRISD। ये UN का एक अंग है, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। इसके जो शोधकर्ता थे कुछ, उन लोगों ने कहा कि चलो कुछ ऐसे चीजों का लिस्ट बनाते हैं जिस लिस्ट से क्या हो, पता चल सके कि कोई विकास कर रहा है या नहीं। यानी अब तक हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विकास किसको कहेंगे, ठीक है ना, विकास आखिर किसको कहेंगे। क्योंकि अगर तुम एक सामाजिक स्तर पर देखो तो कोई अगर नया गाड़ी खरीद लिया तो कहेंगे अरे बड़ा डेवलप कर गया, तो क्या सच में इसी को विकास बोलते हैं। कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा, अरे बड़ा डेवलप है, नहीं, क्या इसको विकास कहेंगे। तो ऐसे 73 सूचकांकों का इन्होंने लिस्ट बनाया है। लेकिन जब लिस्ट को पूरा प्रिपेयर किया, बहुत सारा चीजों को देखा, काटना छाटना, उसमें से 16 को चुना। 73 में से 16 बच गए। अब ये 16 क्या थे? ये 16 थे कि भाई किसी देश में अगर चेक करना है कि विकास हो रहा है कि नहीं, तो क्या क्या चेक करोगे? वहां प्रति व्यक्ति आय चेक कर लो, ठीक है, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या चेक कर लो, ये हॉस्पिटल तो खुले हैं लेकिन हर हॉस्पिटल में कितने बिस्तर हैं, डॉक्टर कितने हैं, पता चले हॉस्पिटल बना दिया है, एक रूम बना दिया है, ना उसमें डॉक्टर बैठता है ना कुछ, बस वहां पर गाय भैंस बंधा रहता है, बिहार के अस्पतालों की तरह, है ना। तो डॉक्टरों की संख्या देखनी है, शिक्षा देखनी है कि वहां पर कितने बच्चे प्राथमिक स्कूल में जाते हैं और प्राथमिक से प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते जाते कितने बच्चे छोड़ के दिल्ली पहुंच जाते हैं कमाने के लिए, और कितने बच्चे 10th करते हैं, और 10th करने के बाद फिर चेक करना कि देखो उसमें से कितने बच्चे इंटर लेवल पर पहुंचे, कि कितने बच्चे वहीं से बोले कि बस हो गया, बहुत पढ़ लिए। तो शिक्षा को भी चेक करना है, सड़क को भी चेक करना है, गांव में बिजली पहुंचा कि नहीं इसको भी चेक करना। ऐसा 16 पॉइंट चुना, ठीक है। यानी कि इसने पहली बार कोशिश किया गैर आर्थिक घटक, जिसका पैसा कमाने से या पैसा लुटाने से कोई लेना देना नहीं था, नहीं, ऐसे चीजों को यहां गिनना शुरू किया। बोला विकास तो तभी हम देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो, हम देखेंगे, अरे किसी घर में पैसा देखना जरूरी थोड़ी है कि कितना कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। अगर देखना है, डेवलपमेंट देखना है, तो उस घर में क्या देखोगे तुम? सैलरी पूछोगे जाके कि कितना सैलरी, कि उसका तुम रहन सहन, उसका स्थिति देखकर, बहुत सारा जो चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी चीज को देखकर तुम क्या कर लोगे? पता कर लोगे कि विकसित है या नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से वैकल्पिक मापों का विकास जो है शुरू हुआ कि अलग माप, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे मापा जा सकता है विकास को, डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं। तो इसका शुरुआत किसने किया था? यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट में, ओके। यूनाइटेड नेशन के प्रयोग के बाद एक अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था डेविड मॉरिस डेविड, ये नाम है आदमी का। ये क्या है? अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने 70 के दशक में, 70 का दशक मतलब 1970 के टाइम के आसपास एक सूचकांक को खोजा। ये मतलब
ढूंढने में लगे हुए थे कि ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जिससे किसी देश का डेवलपमेंट का साफ साफ पता चल सके, किसी भी देश का, चाहे वो अमीर देश हो चाहे वो गरीब देश हो, यानी सभी देशों को चेक किया जा सके कौन से वो पॉइंट होंगे जिसके आधार पर सभी तरह के देशों को चेक करना। तो अब इसके लिए इन्होंने जो UNRISD का जो रिपोर्ट था उसको पढ़ना शुरू किया। पहले जो वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट बना रही थी उसके सूचकांकों को पढ़ना शुरू किया। ये किसी से भी संतुष्ट नहीं है। हर देश के अंदर डेवलपमेंट का अलग तरह का परिभाषा, हर तरह का मतलब जैसा संस्कृति वैसा वो डेवलपमेंट को परिभाषित कर रहे हैं उस तरीके से। तो अंत में इन्हें सिर्फ ऐसे संगठक मिले जिनसे इन्होंने कहा कि इसको चाहे आप किसी भी देश पर अप्लाई करो, चाहे आप USA पर अप्लाई कर दो, कनाडा पर अप्लाई कर दो, चाहे अफ्रीका के गरीब से गरीब जो कंट्री है उनके ऊपर, या लैटिन अमेरिकन जो गरीब देश है उनके ऊपर लगा। अगर इन तीन चीजों से चेक करो सभी देशों को, पता चल जाएगा कि कौन देश ऊपर है कौन देश नीचे है। अब ये 3 बातें कौन सी थी? तो ये 3 बातें थी: जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। जीवन प्रत्याशा होता है जो आदमी कितना जिएगा, ठीक है ना, एक एक्सपेक्ट करता है ना कि मेरा लाइफ कितना होगा। तो इसके आधार ये बोला कि पहले ये चेक करो। क्यों? जिस देश की जीवन प्रत्याशा ज्यादा होगी, यानी जहां पर आदमी लंबी उम्र तक जीता होगा, उसका वो देश क्या होगा, उसका व्यवस्था अच्छा होगा, उसका खान पान, उसका स्वास्थ्य व्यवस्था, उसका पर्यावरण, ये सारा अच्छा होगा। यही कारण होगा कि वहां पर लंबा जिएगा। ठीक है। जिस देश में क्या होगा, कुव्यवस्था होगा, प्रदूषण फैला होगा, गरीबी फैला होगा, वहां के लोगों का जीवन क्या होगा, छोटा होगा, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर जल्दी ही मर जाएंगे। तो जीवन प्रत्याशा में सबसे आगे कौन सा देश है पता है? जापान, है ना। जापान के लोग सबसे ज्यादा लंबा जीते हैं। जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, या और भी यूरोपियन कंट्रीज के जो देश है, यहाँ के लोगों का जीवन लंबा है। जो गरीब देश है वहां के जीवन, जैसे कि समझ लो कि जापान का लगभग कितना है, 88 के लगभग है। 88 साल वहां का आदमी जीता है, लगभग ज्यादा ही जीता है। तुम देखोगे सबसे ज्यादा लंबी उम्र का आदमी भी तुम्हें जापान में ही मिलेगा। भारत का पता है कितना है? 69 साल, वो भी अभी बढ़ा है, ठीक है ना, 69 ये। तो जीवन प्रत्याशा बोला कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम चेक कर सकते हैं, सभी देशों पर ये लागू कर सकते हैं, कोई से भी देश पर, इससे हम बता सकते हैं। दूसरा बोला शिशु मृत्यु दर चेक करो। बोला जिस देश का हेल्थ स्ट्रक्चर और सारा सिस्टम अच्छा होगा, वहां पर पैदा होने वाले बच्चे मरेंगे कम, और जहां पर सिस्टम लचर होगा, जो देश डेवलप नहीं कर रहा होगा, वहां पर मरने की संख्या, छोटे बच्चों के मरने की संख्या ज्यादा होगी। कैसे? जो डेवलप्ड देश है वहां पर क्या होगा, वहां पर जो बच्चा पैदा होगा वो हॉस्पिटल में पैदा होगा, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन आएगा तो वहां पे डॉक्टर मिल जाएगा, उसको अच्छे नर्स मिलेंगे, एनएम मिलेंगे, है ना, तो वहां पर उसका इलाज हो जाएगा, बच जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा जो कोई देश है जो गरीब है, जहां पर क्या है, व्यवस्था नहीं है, बच्चे कहाँ पैदा होंगे, घर में। अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हुआ तो तुम बताओ क्या ऑपरेशन कर सकती है दाई? नहीं कर सकती है। बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन आ सकता है घर के अंदर, किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, फंस गया, तो वहीं पे जच्चा बच्चा दोनों गए, है कि नहीं। यानी कि जो कम विकसित देश होंगे उनके अंदर शिशु मृत्यु दर ज्यादा होगा, जो अधिक विकसित देश होंगे उनके अंदर शिशु मृत्यु दर कम होगी। इसके अलावा भी जो विकसित देश होंगे तो बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसके वैक्सीन का व्यवस्था करेगा, वो BCG का टीका लगवाएगा, पोलियो का ड्रॉप पिलाएगा, जितना भी होता है हर तरह का टीका, हर 6 महीने पे, साल भर पे जो होता है, विटामिन का खुराक देना, टीका लगाना, सारा व्यवस्था करेगा, बच्चा एकदम तंदुरुस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो गरीब देश होंगे वो इस
इन चीजों का व्यवस्था नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों के लिए, और वहां पर चाहे जो बच्चे का शिशु मृत्यु दर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इस बात से भी आप चेक कर सकते हैं किसी देश का डेवलपमेंट। तीसरा बोला मौलिक साक्षरता चेक करो, पढ़े लिखे लोग कितने हैं कहीं पर। जो देश डेवलप होगा निश्चित है कि उसके नागरिक पढ़े लिखे मिलेंगे आप, ठीक है। जो गरीब देश होगा वहीं पर जो है निरक्षरता ज्यादा होगी, क्योंकि उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर माँ बाप गरीब है तो बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उनको एक भैंस खरीद के दे देंगे चराओ, है ना। पैसा रहेगा अगर माँ बाप के पास, में लग रहा है कि भैंस खरीद के दे देंगे चराओ, क्या अपने बच्चे को भेजेंगे वो स्कूल भेजेंगे, है ना। हालांकि इसका अपवाद भी है, ऐसे भी है कि भाई नहीं है फिर भी वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, वो अलग बात है। लेकिन ये बेसिक एजुकेशन मैंने बोला कि कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर समृद्ध होंगी, जहां की फैमिली, जहां के परिवार के पास पैसा होगा, ठीक है। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो बोला ये 3 ऐसे क्राइटेरिया हैं, कहीं पर भी आप बैठा दो एकदम चल जाएगा, इससे आप चेक करो। कौन से, किसने बोला ये, डेविड मॉरिस डेविड, इसने ये 3 सूचकांक जो है विकसित किए और बोला कि इसके आधार पर आप चेक कर सकते हो कोई देश डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई देश डेवलप हो रहा होगा तो जरूर उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे वहां के लोगों का उम्र क्या होगा, लंबा बढ़ता चला जाएगा, वहां पर अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। हार्ट अटैक आया तुरंत बगल में हॉस्पिटल मिल जाएगा, तुरंत इलाज चल जाएगा, बच जाएगा। अब यहां पर हार्ट अटैक आ जाए मधुबनी जाते जाते समाप्त है कि नहीं। तो इसके 10 वर्ष बाद जब इसने इस पॉइंट को दिया, 10 वर्ष के बाद यूएनडीपी, ये भी यूएन का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, ये भी क्या है, यूएन का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने क्या किया 1990 में, तुम देखो लगभग इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके एक नया सूचकांक डेवलप किया। 1990 से हर साल वो निकालने लग गया। कौन निकालता है, यूएनडीपी। क्या नाम है इस सूचकांक का, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि यूएनडीपी कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो ये बताओगे आप, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना। हर साल वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। किस आधार पर जारी करता है, तो लोगों के शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वो निकालता है, ठीक है ना। विकास की धारणीयता यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये पहले इस बात को हम समझते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, अब देखो हमारा आवश्यकता कैसे पूरा होता है, ये सोचो कैसे पूरा होता है हमारा आवश्यकता। शर्ट एक आवश्यकता है ना। शर्ट कैसे बनेगा, शर्ट कैसे बनेगा, एक शर्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, कॉटन जमीन से उगेगा, कॉटन उगाने के लिए कितना लीटर पानी लगेगा, उसके बाद कॉटन को धागा बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कितना कोयला जलेगा, उस शर्ट को सिलाई करने के लिए जो मशीनें चलेंगी उसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। यानी कि तुम देखो कि तुम्हारा कोई भी चीज, तुम्हारे पास जो भी चीज दिखाई दे रहा है, कपड़ों से लेकर हाथ में जो तुम्हारे पेन है, कलम है, ठीक है ना, या आपने कोई आभूषण पहने हुए हैं, इन सब को बनाने के लिए क्या लगा है, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग हुआ है। जिस कागज पर लिख रहे हो पता नहीं कितने पेड़ों को काटा गया है, तब जाकर वो कागज तैयार हुआ है जिस पर तुम लिख रहे हो। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। और हुआ ये कि औद्योगिक क्रांति के बाद अंधाधुंध तरीके से, बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से हमने प्रयोग किया प्राकृतिक संसाधनों का अपने उपयोग के लिए। गाड़ियां बनाई, जहाज बनाया, हवाई जहाज बनाया, आधुनिक उपकरण बनाए गए। पहले जो हाथ से काम होता था तो थोड़ा बहुत खर्च होता था,
तो मशीनों से हमने उपयोग करना शुरू किया। डेली टन का टन प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्रियों में, तो टन का टन प्राकृतिक संसाधन भी क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। और इतना ज्यादा ये प्राकृतिक संसाधन अंधाधुंध तरीके से हम खर्च कर रहे हैं कि इसका नुकसान शुरू हो चुका है। हमारे पर्यावरण पर सबसे पहले इसका असर पड़ा है। हमारा जो पर्यावरण है बहुत तेजी से गर्म होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। जो टेम्परेचर हजारों साल में बढ़ना चाहिए था, वो पिछले कुछ दशकों के अंदर जो है क्या हो गया है, बढ़ गया है। जो टेम्परेचर बढ़ता है ना, वो मतलब ये धरती का फिनोमिना है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा भी और घटेगा भी। धरती पर दोनों तरह का प्रक्रिया चलता रहता है। लेकिन जिस काम को होने में 1000 साल लगता, वो 10 ही साल में हो जा रहा है। और ऐसा किस लिए? क्योंकि इंसानों ने इस तरह का क्या कर दिया है, पूरा बना दिया है माहौल। प्राकृतिक संसाधनों का वो अंधाधुंध तरीके से प्रयोग कर रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि नहीं, ये जो अंधाधुंध तरीके से आप प्रयोग कर रहे हैं, इसको आप रोकिए, प्लान बनाइए, भविष्य को ध्यान में रखिए। भविष्य में भी आपको इन चीजों का जरूरत पड़ेगा। जो चीज आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भविष्य में भी आपको कपड़ा, रोटी, मकान ये सब चाहिए होगा। लेकिन आप जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो जमीन बचेगा, है ना, लाखों हेक्टेयर जमीन समुद्र में समा जाएगा। रहने के लिए जो जगह है वो इतने गर्म हो जाएंगे कि उसमें रहना संभव नहीं हो पाएगा। जब गर्मी बढ़ेगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, उगना बंद कर देगा, अनाज का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, खाना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे जगह रेगिस्तान में बदल जाएंगे। जब पानी सूख जाएगा, पानी के कारण हरा भरा दिखता है ना, नदियां सूख जाएंगी, वो पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा। तो इसके लिए इसी चीज को आगाह करता है और कहता है कि इस तरह से प्लानिंग करिए ताकि भविष्य भी उसमें बचा रहे, सिक्योर रहे, भविष्य में भी इसी तरह का जीवन जी सके। खुद जी के चले जाओगे, जो आने वाला जनरेशन होगा उसके लिए क्या छोड़ के जाओगे, है ना। खुद तो खूब बढ़िया से जी रहे हो, एकदम जहाज उड़ा रहे हो, एसी कार में चल रहे हो, और आने वाले के लिए पता चले कि हवा भी नसीब ना हो स्वच्छ, सांस लेने के लिए उनके लिए हवा भी ना बचे। तो यही है विकास की धारणीयता। तो इसमें अच्छा, यहां पर और कि यहाँ ये बात तो समझ में आ गया कि संसाधनों का जो अंधाधुंध प्रयोग किया है ना, यही क्या बन चुका है, हमारे लिए खतरा बन चुका है। अस्तित्व मतलब हम जो बने रहेंगे धरती पर, उसके लिए खतरा बन चुका है। आगे देखो, जो संसाधन होते हैं ना, प्राकृतिक संसाधन, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो बार बार रिपीट होते हैं, बनते रहते हैं। जैसे धरती से जो तुम पानी निकालते हो हैंडपंप के जरिए, हैंडपंप चला के पानी निकालते हो ना, ये पानी नीचे फिर से जमा हो जाता है। बरसात जब होता है तो रिसता है पानी, धीरे धीरे प्रोकोलेट होता है और नीचे जाकर फिर से रिसकर वो पानी तली में फिर से जमा हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे जंगल है। जंगल एक बार काटोगे तो फिर से जंगल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे चीज है। नदियों में जो आने वाला पानी है, ठीक है, वो भी देखो बादल से फिर बरसता है पहाड़ों के ऊपर, वहां पर हिम के रूप में जमा हो जाता है, फिर पिघल कर आता है। तो ये सारे नवीकरणीय संसाधन हो गए जो रिवर्स होते रहते हैं, बनते रहते हैं। लेकिन इनका बनने का एक स्पीड है, इनका बनने का स्पीड है। जैसे कोयला जमीन से निकलता है ना, तो कोयला बनने में कितना टाइम लगता है? लाखों साल लग जाता है। पेट्रोल बनने में लाखों साल लग जाता है। जीवों के अवशेष से बनता है, लेकिन लाखों साल लग जाता है। तो बोल रहा है कि आपने अगर नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग कैसे किया? अति उपयोग किया, बहुत ज्यादा उपयोग किया। यानी कि जितने स्पीड से वो बन रहा है, मान के चलो हर साल पानी जमा होता है नीचे में, लेकिन जितना पानी जमा होता है वो साल भर चल जा रहा था, लेकिन 6 ही महीने में अगर तुम सारा पानी निकाल लोगे, बोर्डिंग लगा के तुमने धान पटाने के लिए आप ऐसा खेती करने लग गए जिसमें ज्यादा पानी लगता है, बोर्डिंग लगा लगा के पानी निकाले जा रहे हो,
तो पानी धरती के नीचे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। उसका लिमिट है कि वो साल में इतना ही जमा होगा, एक लिमिट है। मान के चलो एक अंदाजा लेते कि 100 लीटर जमा होगा। अब तुमने क्या किया, एक साल में 100 लीटर, 12 महीने में 100 लीटर जमा होगा, तुमने 6 महीने में ही 100 लीटर क्या कर दिया, निकाल दिया, तो बाकी के 6 महीने पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। तो अति उपयोग, बहुत ज्यादा उपयोग भविष्य के लिए क्या पैदा कर सकता है, खतरा पैदा कर सकता है। इसके बाद है अनवीकरणीय संसाधन। ये देखो अनवीकरणीय कौन से हैं, वो तो है ही एक ही बार के लिए, एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। अनवीकरणीय है, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ये सब अनवीकरणीय है, एक बार इस्तेमाल करोगे खत्म। तो ये दोबारा, क्योंकि लाख साल बाद बनेगा तो लाख साल लगेगा बनने में, तो 1 लाख साल कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, कोई मायने ही नहीं रखता है। तो कोयला, पेट्रोल, ये सब कैसे संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। और भी बहुत सारा हम माइनिंग करके निकालते हैं बहुत सारे चीजों को, है ना, धरती के नीचे से, तो वो सारे अनवीकरणीय संसाधन है। तो ये तो खत्म हो जाएंगे। अगर तुमने इसका बहुत तेजी से उपयोग किया तो ये सारे हम ही लोग यूज कर लेंगे, तो आने वाले भविष्य के लिए क्या बचेगा, है ना। तो ये सारा समस्या को सुलझाने के लिए क्या बनाया गया, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग बनाया गया। ये एक आयोग बना, ये एक क्या बना, कमीशन बना, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना। क्या बना ये, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये बना 1983 में, ठीक है। और इसका इस समस्याओं के समाधान के लिए इसका स्थापना किया गया, और तब से लगा हुआ है इस प्रयास में कि इन समस्याओं को क्या किया जा सके, रोका जा सके।